स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक रेड जैकेट पहने हुए बंदे को जो कि कॉल पे बात करते हुए बोलता है, सर हम अभी भी अपने हार्ड आउट में हैं और हम बहुत ज्यादा बोर हो रहे हैं, इसलिए प्लीज सर आप हमें एक ऑर्डर दीजिए। ये बात सुन के वो ओल्ड मैन बोलता है, ठीक है तुम्हारे काम करने का समय आ चुका है, इसीलिए वहां से मूव करना स्टार्ट करो। ये बात सुनते ही वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी ओल्ड मैन बोलता है, अगर तुम लोगों को उन्हें मारने की जरूरत पड़े तो तुम लोग हिचकिचाना मत और उन्हें वहीं पे मार डालना। उसके बाद हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि चलते हुए हेडक्वार्टर के अंदर जा रहा होता है, जिसे देख के आसपास के बंदे बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और कुछ बंदे तो पीछे हटने के चक्कर में अपने आप में ही लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हमारे एमसी को देखते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए नाइफ से उसके चेस्ट में स्टेप करता है, जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। लेकिन हमारा एमसी यही नहीं रुकता, अपने नाइफ को एक बार और घुमाता है, जिससे उस बंदे को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और वो बंदा पेन के कारण घुटनों पे बैठ जाता है, जिसे देख के हमारा एमसी उसके मुंह के ऊपर एक लात मारता है, जिससे वो बंदा उड़ते हुए अपने बंदों के बीच जा गिरता है, जिसे देख के आसपास के बंदे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी दो बंदे बोलते हैं, आखिरकार मुझसे डर क्यों रहे, वो तो सिर्फ एक बंदा है। उसके बाद वो बंदा अपने बंदों को चिल्लाते हुए बोलता है, सार लोग मिलकर उस पर अटैक करो। ये बात सुनते ही सार लोग हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा एमसी उन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं घबराता। उसके बाद सीन कट होता है, हम देखते हैं फिर टकले को जो कि बोल रहा होता है, बॉस क्या हमें अभी वॉर स्टार्ट करनी चाहिए, वैसे भी हमारे पास इनफ बंदे नहीं है, इसलिए हमें वॉर स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनते ही ओल्ड मैन बोलता है, कभी नंबरों को देख के स्टार्ट नहीं किया जाता, वॉर की जीत और हार इस चीज पे डिसाइड रहती है कि कौन सी टीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और अभी की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी टीम अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। के बाद हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि एक बंदे को गले से पकड़ रखा होता है। तभी हमें बताया जाता है, भाड़े के किलर्स को इनफ मात्रा में पैसा दे दो तो वो लोग अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिन्होंने सियोक को लड़ते हुए देखा है वो नेचुरली अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं, भले वो क्यों ना एक किलर हो, लेकिन फिर भी वो है तो एक ह्यूमन ही, उसे ना चाहते हुए भी उस बंदे से लड़ना होगा जिस बंदे से वो बहुत ज्यादा डरता है। ये बात खत्म होती है और फिर हमारा एमसी वहां से जाने लगता है। तभी एक बंदा भागते हुए आता है और बोलता है, बोंगों के बंदे हेडक्वार्टर में एंटर कर रहे हैं। ये बात सुनते हैं बाकी लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और बोलते हैं, आखिरकार ये क्या चीज है, हमें लगा था कि हमें सिर्फ सियोक से ही लड़ना होगा, लेकिन अब हमें बोंगों के बंदों से भी निपटना होगा। उसके बाद हम देखते हैं बोंगों के बंदों को हेडक्वार्टर में एंटर करने जा रहे होते हैं। तभी रेड शर्ट वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है, सारे लोग जल्दी से हेडक्वार्टर के अंदर एंटर करो। ये बात सुनते हैं वहाँ के सारे लोग दौड़ते हुए हेडक्वार्टर के अंदर एंटर करने लगते हैं। उसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को जो कि बोल रहा होता है, इंटरेस्टिंग, इस मामले के अंदर कुछ ज्यादा ही बंदे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो चलो मैं इस मामले को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ। उसके बाद वो बंदा अपने बंदों को बोलता है, सर लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये बात सुनते हैं वहाँ पर खड़े सारे गार्ड बोलते हैं, यस सर। तभी चेयरमैन चिल्लाते हुए बोलता है, वीक से लेके स्ट्रॉन्ग तक फर्स्ट फ्लोर पे जाके गार्ड करो और बाकी लोग जो बच जाते हैं वो सियोक को जाके मारो। अगर तुम लोग सियोक को मार देते हो तो मैं तुम्हें 7.5 मिलियन वॉन दूंगा और जो लोग उसे जिंदा पकड़ के ले आते हैं मैं उसे कंसिडर करूंगा। उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है चेयरमैन के बंदों को जो कि उस बंदे के पास पहुंच चुके होते हैं जहां पर हमारा एमसी उन बंदों से लड़ रहा होता है। कुछ बंदे चेयरमैन के बंदों को देख के बोलते हैं, आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या ये लोग हमारी फाइट के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, आखिरकार ये बंदे हमारी फाइट के अंदर क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि उन बंदों को देख के शांति से खड़ा होता है। तभी उनमें से एक बंदा आगे आता है और बोलता है, टीम लीडर सियोक तुम कुछ ज्यादा ही आगे आ चुके हो और अब तुम्हारे पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये बात सुनते हुए उसका एक और बंदा आगे आता है और बोलता है, हाँ टीम लीडर सियोक तुम कुछ ज्यादा ही आगे आ चुके हैं और यहाँ तक आने के चक्कर में तुमने बहुत सारे बंदों को भी मार दिया है। ये चीज सुनते ही सबसे पहले हमारा एमसी अपनी नाइफ को उठाता है और बोलता है, आखिरकार कितने पैसे मिले। ये चीज सुनते ही वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं, आखिरकार तुम क्या बोलना चाहते हो। ये चीज सुनते ही हमारा एमसी बोलता है, आखिरकार तुम लोगों को चेयरमैन ने मुझे मारने के लिए कितने पैसे दिए हैं। ये बात सुनते ही आसपास के बंदे फुसफुसाने लगते हैं और बोलते हैं, क्या चेयरमैन ने इन्हें पैसे दिए और हम अपनी जान की बाजी लगा के इस बंदे को पकड़ रहे हैं और इन्हें फायदा मिल रहा है। अब हमें पता चला कि आखिरकार ये बंदे हमारे फाइट के अंदर क्यों ज्वाइन होना चाहते हैं। ये सारे लोग हमारी फाइट के अंदर इसलिए ज्वाइन होना चाहते हैं क्योंकि चेयरमैन ने इन्हें पैसे देने के लिए वादा किया है, इसीलिए ये लोग हमारी फाइट के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं। सारी बातें सुन के वो चेयरमैन का बंदा बोलता है, बास्टर्ड आखिरकार तुम्हें इस चीज को बोलने की क्या जरूरत थी, ठीक है अगर तुम्हें मरना है तो मैं तुम्हारी शिक्षा को पूरी कर देता हूँ। उसके बाद वो बंदा हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर उसके पास पहुंच के उसके गले के ऊपर अपनी नाइफ से स्टैप करता है, जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं चेयरमैन के दूसरे बंदे को जो कि हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी उसके गले के ऊपर कट मारते हुए वहां से निकल जाता है, जिससे वो बंदा वहीं पे मर जाता है। उसके बाद हमें एक और अटैक को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी के ऊपर हो रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी उसे डॉज करते हुए उस बंदे के ऊपर कट मारता है, जिससे उस बंदे की चीख निकल जाती है। फिर हमें तीन बंदे और दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी अपने स्टैंड को लेते हैं उन बंदों के ऊपर कट मारते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है, लेकिन अटैक अभी भी जारी रहता है, जिसे देख के हमारा एमसी भी थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है। लेकिन फिर एक और अटैक आता है जो कि चैन का होता है, जो कि हमारा एमसी के ऊपर हो रहा होता है, जिसे हमारा एमसी उछलते हुए डॉज कर लेता है, जिसे देख के वो बंदा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, तुमने मेरे
सारे बंदों को मार दिया, अब तुम्हारे मरने की बारी है। ये चीज सुन के हमारा एमसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हमारा एमसी उसके मुंह के ऊपर अपनी नाइफ थ्रो करके मारता है, जिससे उस बंदे की गेम ओवर हो जाती है। हमारा एमसी नीचे उतरता है, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के पैर में पेन होने लगता है, जिस चीज से हमारा एमसी लड़खड़ाने लगता है और याद करता है एक बंदे ने उसके पैर के ऊपर अटैक किया था, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन हुआ था। लेकिन हमारा एमसी उस पेन को भुलाते हुए उस बंदे की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिस बंदे को उसने कुछ देर पहले उसके गले पे अटैक किया था। वो बंदा हमारे एमसी को अपनी तरफ आते देख पीछे हटने लगता है और बोलता है मेरी तरफ मत आओ, मेरी तरफ मत आओ। लेकिन हमारा एमसी तब तक के लिए उसके पास पहुंच चुका होता है। तभी वो बंदा आसपास के बंदों को देख के चिल्ला के बोलता है तुम लोग आखिरकार खड़े होके क्या देख रहे हो, मुझे बचाओ। अगर तुम लोग मुझे बचा देते हो तो मैं तुम्हें चेयरमैन के सारे पैसे दे दूंगा। इस चीज को सुन के वो लोग उसे इग्नोर मार देते और बोलते हैं आखिरकार कौन भौंक रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है यहाँ पर कोई है भी या फिर नहीं। यानी कि वो लोग उसे पूरी तरीके से इग्नोर मार रहे थे, जिसे देख के वो बंदा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर हमारा एमसी उसके बालों को पकड़ता है और फिर उसका गेम वहीं पे ओवर कर देता है, जिसे देख के वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है चेयरमैन तुमने मुझ पे 7.5 मिलियन का बाउंटी रखा था, लेकिन तुम्हारे बाउंटी को लेने के लिए अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके बाद हमारा एमसी बोलता है आखिरकार तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से मुझ पे अटैक करो ताकि तुम्हें चेयरमैन की तरफ से पैसे मिल सके। बात सुनते ही वो लोग हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा एमसी उन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं घबराता। उसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है फर्स्ट फ्लोर का सीन, जहाँ पर बहुत ज्यादा भयानक फाइट चल रही होती है और हम चेयरमैन के कुछ बंदों को भी देखते हैं जो कि गॉन वॉन के बंदों को मार पीट के ठिकाना लगा रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग गॉन वॉन के बंदों को ठिकाना लगा के एक साथ आ जाते हैं। तभी उनका सीनियर बोलता है आधे लोग जाके स्टेयर्स को गार्ड करो और बाकी लोग जाके एंट्रेंस को गार्ड करो, तब तक के लिए मैं इस बंदे से लड़ता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सामने की ओर, वहाँ पर हम देखते हैं तो वहाँ पर होता है रेड जैकेट वाला बंदा जो कि उसे ही घूरे जा रहा होता है। उसके बाद सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के दोस्तों को। तभी स्कार वाला बंदा बोलता है सर क्या हमें वाकई में सियोक को बचाना होगा। ये बात सुन के उनका बॉस बोलता है हाँ हमें उसे बचाना होगा, क्योंकि उसके ऊपर 7.5 मिलियन का बाउंटी लगा है। अगर हम लोग उसे नहीं बचाएंगे तो वो वहीं पे मारा जाएगा। अगर तुम लोग उसे नहीं बचाना चाहते तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनते ही वो लोग शांत हो जाते हैं। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बंदों को जो कि एक तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। जाते हुए वो बोल रहे होते हैं वो लगभग मर गया है, अगर हम उसे मार डालेंगे तो हमें चेयरमैन की तरफ से शाबाशी मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे अटैक को जो कि हमारे एमसी के ऊपर हो रहा होता है और हमारा एमसी उसे लगातार ब्लॉक कर रहा होता है और सोच रहा होता है मेरी ओर बहुत सारे अटैक्स आ रहे हैं, ऊपर से मैं इन्हें डॉज नहीं करूँ तो मैं वहीं पे मारा जाऊंगा, ऊपर से मैं एक ओपन जगह पे लड़ रहा हूँ और यहाँ पर कुछ बचने के लिए भी नहीं है, इसलिए मुझे इनके अटैक्स को डॉज करते रहना होगा। लेकिन ये चीज भी इम्पॉसिबल हो रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बंदों को जो कि हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं दो बंदों को जो कि हमारे एमसी को देखते हुए बोलते हैं वो लगभग मरने ही वाला है, उस पर अटैक जारी रखो। तभी उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे बंदों को जो कि हमारे एमसी के ऊपर अटैक करते ही जा रहे होते हैं, लेकिन हमारा एमसी उनके अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। एक बंदा पीछे से हमारा एमसी को मारने के लिए आ रहा होता है, जिसे हमारा एमसी महसूस कर लेता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक से नहीं बच सकता था। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उस बंदे को एक लात मारता है, जिससे वो बंदा उड़ते हुए पीछे जा गिरता है, जिसे देख के वहाँ पर सन्नाटा मच जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि होता है हमारे एमसी का दोस्त। हमारे एमसी का दोस्त बोलता है बास्टर्ड आखिरकार तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम लोगों की वजह से यहाँ पर बहुत सारे बंदों की जाने जा चुकी है, आखिरकार अब भी तुम लोग फाइट करना क्यों चाहते हो, ऊपर से तुम लोग हमारे टीम लीडर सीओ को पकड़ के चेयरमैन के पास ले जाना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि चेयरमैन इस चीज के लिए तुम्हें पे करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हारा हाल भी सीओ की तरह ही कर देगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ सारे लोग यहीं पे रुक जाओ और चेयरमैन के ऊपर भरोसा मत करो, वरना तुम लोग की भी जान जा सकती है। तभी वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है आखिरकार तुम ये सारी चीजें कैसे बोल सकते हो, तुम भी तो एक किलर हो और तुम भी तो पैसे लेके बहुत सारे बंदों को मारते हो, तो तुम आज अच्छा बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम लोग सिर्फ बहाना बना रहे हो ताकि हमारे शिकार को छीन सको। ये बात सुन के हमारे एमसी का दोस्त बोलता है आखिरकार तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। इस चीज को सुन के वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम लोग को क्या लगता है कि ये चीज हमें पता नहीं चलेगी कि तुम लोग हमारे मेहनत के कमाए हुए पैसे को ले जाने आए हो? तुम लोग को लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें भी पैसे की जरूरत पड़ती है। हमारी भी फैमिली है, मेरी फैमिली बाहर रहती है और उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इस काम को करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन तुम लोग आते हो और हमारे पैसे को छीन के यहाँ से चले जाते हो। तुम लोग सिर्फ एक बास्टर्ड हो जो कि हमारे मेहनत के कमाए हुए पैसे के छीनना जानते हो। और ये सारी बातें हमारा सीओ भी सुन रहा होता है। तभी वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं मुझे लगता है कि ये लोग सीओ के साथ मिले हुए हैं, इसलिए इन लोगों को भी मार डालो। ये चीज सुनते ही हमारा एमसी वहाँ से भागने लगता है। तभी वो भागते हुए एक बंदे को भी मार डालता है और हम देखते हैं कि हमारा एमसी एग्जिट की ओर भाग रहा होता है, जिसे देख के आसपास के बंदे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं वो एग्जिट की ओर भाग रहा है, उसे जल्दी से पकड़ो वरना वो भाग जाएगा। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के दोस्त को जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है उन्हें किसी भी हालत में रोको वरना वो हमारे दोस्त को मार डालेगा। और
फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के दोस्तों को जो कि उन बंदों को ब्लॉक करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन कुछ बंदे हमारे एमसी के पीछे जा चुके होते हैं। तभी एक बंदा बोलता है वो देखो वो बंदा वहां पर है, और हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होता है, जिसे देख के वो लोग चिल्लाते हुए हमारे एमसी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा एमसी उन दोनों को ही निपटा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे एमसी को 3 बंदे और बढ़ रहे होते हैं, जिसे हमारा एमसी तुरंत निपटा देता है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है बास्टर्ड आखिरकार तुम कितने बंदों को मारोगे, हम बहुत सारे और हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और हम तुम्हें मार के ही रहेंगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़े होते हैं, लेकिन हमारा एमसी एक एक करके उन लोगों को मार रहा होता है और मारते मारते सीढ़ियों के नीचे भी आ रहा होता है। लेकिन तभी हमारा एमसी देखता है कि उसके ऊपर बहुत सारे बंदे अटैक करने के लिए आ रहे हैं, जिसे देख के हमारा एमसी उन्हें मारने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वो अचानक से सीढ़ियों पे गिर जाता है, जिस चीज को देख के वो बंदा बहुत ज्यादा घबराने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सिर्फ उसकी चीखें ही सुनाई पड़ी होती है, जिसे सुन के 2 बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद वो दोनों देखते हैं कि सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे लाशें पड़ी होती है, जिसे देख के एक बंदा बोलता है सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे कॉप्स पड़े हैं, इस कारण से हम सीढ़ियों पे नहीं चढ़ सकते। लेकिन रुको, आखिरकार हम लोग ऐसे लड़ ही क्यों रहे हैं, हमें तो सोच समझ के लड़ना चाहिए था ताकि हमारे बंदे भी सेफ रहे और हम भी सेफ रहे। जरा रुको, आखिरकार मेरे बंदे कितने बचे हैं। उसके बाद वो बंदा जब अपने बंदों की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सिर्फ 2 बंदे बचे होते हैं, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो कि अपने बालों को संवारते हुए बोलता है आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, चलो जल्दी से मेरे ऊपर अटैक करो। लेकिन वो लोग हमारे एमसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे होते, जिसे देख के हमारा एमसी बोलता है चलो जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर आओ ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। चीज को सुन के वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं और चढ़ते चढ़ते बोल रहे होते हैं प्लीज हमें छोड़ दो, हमने क्या किया है, वो तो सिर्फ हमने चेयरमैन का ऑर्डर माना था। इस चीज को सुन के हमारा एमसी बोलता है चलो जल्दी से सीढ़ियों के ऊपर चलो ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। इस बात को सुन के तो वो लोग रोने ही लगते हैं और रोते रोते बोलते हैं प्लीज हमें छोड़ दो, वैसे भी तुमने बहुत सारे बंदों को मार डाला है। इस बात को सुन के हमारा एमसी उसे बोलता है क्या तुम सचमुच में श्योर हो कि मैंने बहुत सारे बंदों को मार दिया है, लो बहाना बनाना बंद करो और अपने अपने वेपन्स उठाओ और मुझ पे अटैक करो। इस बात को सुनते ही वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद हमारा एमसी उन बंदों को बोलता है अगर तुम लोग को प्राइज जीतना है तो मुझ पे अटैक करना होगा और उसके बाद मुझे मारना होगा, अगर तुम लोग को प्राइज नहीं जीतना तो तुम लोग को मरना होगा। में दिखाया जाता है चेयरमैन के ऑफिस का सीन, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बंदा ऑफिस को गार्ड कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा भागते हुए आता है और बोलता है डैम इट, आखिरकार यहाँ के सारे बंदे कहाँ चले गए। पर से ये बंदा मेरा पीछा करते ही जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं हमारा एमसी को जो कि उस बंदे के पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी वो बंदा भागते हुए चीफ ऑफ सिक्योरिटी के पास पहुंच जाता है, बोलता है प्लीज चीफ ऑफ सिक्योरिटी मुझे बचा लो, ये बंदा मेरा कब से पीछा किए जा रहा है, मैं बड़ी मुश्किल से फर्स्ट फ्लोर से बच के आया हूँ। ये बात सुन के चीफ ऑफ सिक्योरिटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद चीफ ऑफ सिक्योरिटी उसके मुंह पे एक तमाचा मारता है और उसे सीधा दीवार में लड़ा देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे निपट जाता है। और फिर चीफ ऑफ सिक्योरिटी बोलता है तुझे भागना था तो तू हेडक्वार्टर के बाहर भाग सकता था, लेकिन तू सीधा चेयरमैन की ऑफिस की तरफ भागा आ रहा है, इसका मतलब तेरा मरना तो तय ही था। फिर वहाँ पर हमारा एमसी पहुंच जाता है, जिसे देख के चीफ ऑफ सिक्योरिटी बोलता है सीओ बड़े दिनों बाद मिले, वैसे मैंने सुना कि तुम्हारे पीछे वो तीनों जुड़वा भाई गए थे, आखिरकार तुमने उनका क्या किया। ये चीज सुन के हमारा एमसी उसे कुछ भी नहीं बोलता। ये रिएक्शन देख के वो बंदा समझ जाता है कि हमारा एमसी ने उन तीनों को निपटा दिया है और फिर वो बंदा हंसते हुए अपने वेपन को बाहर निकालता है और हमारा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और थोड़ी समय के लिए तो लगता है कि हमारा एमसी निपट चुका है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर चुका होता है। लेकिन चीफ ऑफ सिक्योरिटी यहीं तक नहीं रुकता, हमारा एमसी के ऊपर वो एक और अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पाँव में एक कट मारता है, जिससे चीफ ऑफ सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और इसी पेन के कारण चीफ ऑफ सिक्योरिटी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हमारा एमसी के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन हमारा एमसी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। तभी हमारा एमसी उसके ऊपर एक फायर इंस्टिगेटर फेंक के मारता है, जिससे चीफ ऑफ सिक्योरिटी रुक जाता है, लेकिन हमारा एमसी पीछे गिरने लगता है, जिसे देख के चीफ ऑफ सिक्योरिटी हंसते हुए बोलता है बस यही मौके का तो इंतजार था मुझे। उसके बाद वो चीफ ऑफ सिक्योरिटी हमारा एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख के हमारा एमसी भी थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा घबरा गया था, लेकिन हमारा एमसी अपने आप को संभालता है और उसके हाथ पे कट मार देता है, जिससे चीफ ऑफ सिक्योरिटी का वेपन उड़ते हुए सीधा चेयरमैन की गेट के ऊपर लगता है, जिससे चेयरमैन के ऑफिस में बैठे सारे लोगों को पता चल जाता है कि बाहर की ओर फाइट हो रहा होता है। तभी हेड ऑफ सिक्योरिटी सोच रहा होता है सीओ यहाँ पर क्या करा, क्या फर्स्ट फ्लोर वालों ने सीओ को नहीं रोका। लेकिन रुको, अगर फर्स्ट फ्लोर वालों ने नहीं रोका इसका मतलब फर्स्ट फ्लोर वाले मारे जा चुके हैं। और ये बात खत्म होती है और हमें दिखाया जाता फर्स्ट फ्लोर का सीन, जहाँ पर बोंगों के बंदों ने चीफ ऑफ सिक्योरिटी के बंदों को कुत्ता बना के मारा होता है, जिसे देख के चेयरमैन के बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं ये तो हमारे बॉस को हरा दिया, अब हमें पीछे हटना होगा। इतना बोल के वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देख के बोंगों के बंदे उसका पीछा करने लगते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी की फाइट
नाइट को जहाँ पर हमारा एमसी ने चीफ ऑफ सिक्योरिटी के कंधे में अपनी नाइफ घुसा रखी होती है, जिससे चीफ ऑफ सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है, जिसे देख के हमारा एमसी अपनी नाइफ को खींचता है। इससे चीफ ऑफ सिक्योरिटी और भी ज्यादा पेन होने लगता है और चीफ ऑफ सिक्योरिटी और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। तभी चीफ ऑफ सिक्योरिटी पेन में होते हुए भी बोलता है, आखिरकार तुम कैसे बंदे हो जो कि इतने सारे अटैक्स लगने के बावजूद इस तरीके से खड़ा है। जिसे सुन के हमारा एमसी उसे बोलता है, मैंने तुम्हें उन तीनों जुड़वा भाइयों के बारे में बात करने की छूट दी थी, लेकिन मैंने इस चीज की छूट बिल्कुल भी नहीं दी कि तुम मेरे बारे में ये सारी बातें कर सके। वैसे भी तुम उन तीनों भाइयों से बहुत ज्यादा वीक है। ये बात सुन के चीफ ऑफ सिक्योरिटी बोलता है, व्हाट, आखिरकार मैं उन तीनों भाइयों से कैसे वीक हो सकता हूँ जबकि मैं चीफ ऑफ सिक्योरिटी हूँ। और इतना बोल के चीफ ऑफ सिक्योरिटी हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है चेयरमैन और हेड ऑफ सिक्योरिटी को, जो कि बाहर के आते हुए सारी आवाजों को सुन रहे होते हैं। लेकिन अचानक से दरवाजा खुलता है, जिसे देख के चेयरमैन तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ के आसपास के बंदे भी घबरा जाते हैं। और फिर अंदर आता है हमारा एमसी और बोलता है, चेयरमैन मैंने तुमसे बोला था ना मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तो लो मैं वापस आ चुका हूँ। इस बात को सुन के चेयरमैन पूरी तरीके से हैरान होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि बड़ी डरावनी तरीके से बोलता है, चेयरमैन आखिरकार तुम्हें कष्ट करने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे लिए कष्ट करने के लिए। और इतना बोलते बोलते सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर टकले को, जो कि बोल रहा होता है, और हमें लगता है कि हमें थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए, अगर वो बंदा वहाँ पर होगा तो जरूर कॉल करेगा। ये बात सुन के बोंग बोंग बोलता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 9 साल की मेहनत बस एक फोन कॉल आने से खत्म हो जाएगी। पर ये चीज भी बहुत ज्यादा वियर्ड लगती है। कैसे समय को खत्म होने की दिन आ चुके हैं जिस समय के अंदर मैं 9 साल से फंसा हुआ था। मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील करता था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन की गद्दी सिर्फ मेरे लिए ही इंतजार कर रही है। और ये बात खत्म होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जिसके सामने हेड ऑफ सिक्योरिटी और कुछ गार्ड्स होते हैं। तभी एक गार्ड बोलता है, सर प्लीज आप हमें एक ऑर्डर दीजिए ताकि हम सीओ को मार सके। लेकिन ये बात पूरी भी नहीं होती और वहाँ पे एक बंदा उड़ते हुए आता है और उसके पीछे पीछे बोंगों के बंदे भी आ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। इस चीज को सुन के बोंगों का बंदा भी तरस खाते हुए बोलता है, इसे छोड़ दो, बस हम लोग अपनी गोल के ऊपर ध्यान देते हैं। इस बात को सुन के चेयरमैन समझ जाता है कि अब उसकी लंका लगने वाली है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चेयरमैन के कुछ गार्ड्स को, जो कि हेड ऑफ सिक्योरिटी को बोल रहे होते, सर प्लीज आप हमें एक ऑर्डर दीजिए ताकि हम इन लोगों के ऊपर हमला कर सके। लेकिन हेड ऑफ सिक्योरिटी उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता और वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तभी इस सन्नाटे को तोड़ते हुए हमारा एमसी का दोस्त सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि सीओ इतनी दूर तक आ जाएगा। आखिरकार चेयरमैन को इस बंदे से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो कि अपनों के लिए लड़ भी सकता है और अपनों के लिए मर भी सकता है। बोल के ये बात खत्म हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वहाँ का सीन जहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा होता है और हमारा एमसी का दोस्त ये सारी चीजें अपने मन में सोच रहा होता है। तभी बोंगों का रेड जैकेट वाला बंदा हेड ऑफ सिक्योरिटी को इशारा करता है, जिस इशारे को समझ के हेड ऑफ सिक्योरिटी अपने बंदों को बोलता है, पीछे हट जाओ, अब ज्यादा फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है और यहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं होगा। इस बात को सुन के उनमें से एक गार्ड पूछता है, सर आपका क्या मतलब है कि यहाँ पर कोई खून खराबा और फाइट नहीं होगी। लेकिन हमारा हेड ऑफ सिक्योरिटी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और अपने फोन में किसी को कॉल लगाते हुए चेयरमैन की तरफ बढ़ते जा रहा होता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसने किसे कॉल किया है, उसने चेयरमैन के भाई बोंगों को कॉल किया होता है। जिसे देख के चेयरमैन हेड ऑफ सिक्योरिटी को ऐसे घूर रहा होता है जैसे कि वो उसे वहीं पे मार डालेगा। लेकिन हेड ऑफ सिक्योरिटी इस घूरने के कारण बिल्कुल भी नहीं घबराता और बोलता है, सर प्लीज आप इस कॉल को उठा लीजिए। ये बात सुन के आसपास के बंदे पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं और हमारे हेड ऑफ सिक्योरिटी को ही देख रहे होते हैं। चेयरमैन भी हेड ऑफ सिक्योरिटी को डेथ स्टेयर दे रहा होता है। तभी उस कॉल के अंदर से आवाज आती है, बड़े लंबे समय बाद मिले मेरे छोटे भाई। और इतना बोलते हैं ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक रोल्स रॉयस, जिसके अंदर हमारा एमसी और चेयरमैन बैठे होते हैं। के अंदर चेयरमैन किसी को बोल रहा होता है, क्या तुमने उस बंदे को पकड़ लिया? अगर पकड़ लिया तो उसे अच्छे से पकड़ के रखो, मैं बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँचता हूँ। ये बोल के वो कॉल काट देता है। तभी उसे दिखता है उसके फोन पे मिजू का मैसेज आया हुआ है, यानी कि ये फोन हमारे एमसी का है। अभी हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि हमारा एमसी से पूछ रहा होता है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, क्या कुछ गलत हुआ है? जिस बात को सुन के हमारा एमसी उसे बोलता है, मैंने अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट लिया था लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जल्दी काम पे निकलना था, इसीलिए मैंने उस गिफ्ट को घर पे छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि अब तक तो उसे उसका गिफ्ट मिल चुका होता है। इस बात को सुन के चेयरमैन बोलता है, मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब हूँ, लेकिन तुम्हारे भी कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि मुझे नहीं पता। वैसे ये कौन सी लड़की है जो कि तुम्हें खुश करने में एकदम कामयाब हो चुकी है? जो भी लड़की होगी
वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ये बात सुन के हमारा एमसी मुस्कुरा देता है और बोलता है हाँ वो एक बहुत अच्छी लड़की है। ये बात सुन के चेयरमैन उसे बोलता है ठीक है आज मेरा मूड बहुत अच्छा है इसलिए आज तुम्हें कोई काम करना नहीं है, इसलिए तुम अपने घर जाओ और अपनी वाइफ को विश करो। ड्राइवर गाड़ी यहीं पे रोक दो। इतना सुन के ड्राइवर वहाँ पे गाड़ी रोक देता है और हमारा एमसी उस कार से उतरने लगता है। तभी चेयरमैन उसकी तरफ का दरवाजा खोलने लगता है, जिसे देख के हमारा एमसी बोलता है आपको इतनी ज्यादा पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन चेयरमैन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और बोलता है ठीक है तो हम लोग कल मिलेंगे, अभी के लिए तुम अपनी वाइफ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना। ये बात सुन के हमारा एमसी उस गाड़ी से उतर जाता है और फिर चेयरमैन की गाड़ी को देखने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि आखिरकार उस बंदे ने बोला क्या, यानी कि हमारा एमसी उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। फिर हमारा एमसी अपने जेब में हाथ लगाता है और अपने फोन को निकालते हुए अपनी वाइफ को कॉल करता है और बोलता है मिजो क्या हम आज रात को खाना खाने चल सकते हैं। और वो ये बोलते बोलते वहाँ से जा रहा होता है। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को, जिसका ड्राइवर बोल रहा होता है सर कैसे हो, ठीक है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये बात सुन के चेयरमैन बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो बंदा सिर्फ अपनी वाइफ के साथ घूम रहा है और कुछ भी नहीं। वैसे भी वो बंदा अगर यहाँ पर होता तो सिर्फ परेशानियां ही खड़ी करता और कुछ भी नहीं। वैसे तुम मेरे से ये सारी सवाल पूछ क्यों रहे हो, चुपचाप गाड़ी चलो और यहाँ से चलो। ये बात सुन के वो ड्राइवर शांत हो जाता है और गाड़ी चला के वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़े जहाज का सीन। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारी गाड़ियों का। तभी एक गाड़ी के अंदर से चेयरमैन बाहर आता है और उसका ड्राइवर बोलता है सर क्या मैं आपको अंदर तक छोड़ दूं या फिर आप खुद ही चले जाएंगे। लेकिन चेयरमैन उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। ये चीज देख के वो ड्राइवर समझ जाता है कि उसे पीछे पीछे जाना है। उसके बाद वो लोग 3 बंदे बात कर रहे होते हैं। लो आ गया नेबुला फैमिली का छोटा बेटा। तभी दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये बंदा अपने चेयरमैन की गद्दी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसने अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। बाद हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को जो कि एक कंटेनर के अंदर चलते हुए आ रहा होता है और उसके सामने कोई बंदा रस्सियों से लटका होता है। अब हमें दिखाया जाता है तो वो होता है बोंगोंग। बोंगोंग बोलता है मेरे छोटे भाई। ये बात सुन के चेयरमैन बोलता है बड़े लंबे समय बाद मिले मेरे बड़े भाई। ये बात सुन के उसका बड़ा भाई बोलता है कमीने आखिरकार तू ये सारी चीजें क्यों कर रहा है, तेरे फादर को ये सारी चीजें पता चली तो वो तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुन के चेयरमैन बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी फादर को ये सारी चीजें पता भी चल जाएंगे फिर भी वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जब तक फादर को ये सारी चीजें पता चलेंगी तब तक उनका गेम बच चुका होगा। ये बात सुन के बोंग बोंग बोलता है इन्हें आखिरकार तेरे पीछे है कौन जो कि ये सारी चीजें करने के लिए तुझे बोल रहा है, ऊपर से तू फादर को भी नहीं छोड़ रहा। तुम्हें उस बंदे के बारे में पता भी चल जाए फिर भी तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि है ही वो बंदा इतना पावरफुल जो कि किसी को भी हिला सकता है। वैसे नेबुला फैमिली ने कोरिया ब्रांच के लिए डूसन कंपनी को चुना था, लेकिन तुमने और फादर ने इस चीज के लिए मना कर दिया, इसीलिए मुझे ये सारी चीजें करना पड़ा। ये बात सुन के बोंगोंग बोलता है रुक जा कमीने, क्या तूने सचमुच उस रॉयल फैमिली को हमारी कंपनी को बेच दिया है। ये बात सुन के चेयरमैन बोलता है अगर मैं उस वक्त नहीं होता तो तुम लोग उस कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके होते। वैसे भी मैं पूरी जिंदगी छिप नहीं सकता था, इसलिए मुझे सामने आके ये सारी चीजें करना पड़ा। इसलिए मेरे बड़े भाई तुमने इस जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट कर ली है, लेकिन अब मेरी बारी है, इसलिए तुम इस गद्दी से हट सकते हो। ये सारी बातें सुन के बोंगो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता और सिर्फ चेयरमैन को ही देखे जा रहा होता। तभी चेयरमैन उसे बोलता है तुम सिर्फ एक सन ऑफ बिच हो जो कि अपने बाप के पैसे को उड़ाना जानता है, लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। अभी वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि अपने हाथ में चाकू पकड़े होता है और बोलता है सर क्या मैं इसके हाथों को काट दूं। ये बात सुन के चेयरमैन बोलता है नहीं इसके हाथों को काटने की कोई भी जरूरत नहीं, बस इसके पाँव को काट दो। ये बात सुनते ही वो बंदा भी पाँव को काटने के लिए मान जाता है। ये बात सुन के बोंग बोंग बोलता है रुको मुझे थोड़ा सा समय दो ताकि मैं तुमसे सोच समझ के बात कर सकूं। लेकिन बोंग बोंग का बड़ा भाई इस चीज के लिए नहीं मानता और फिर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम सोच समझ के बात करो या फिर ऐसे ही। ये बात सुन के बोंग बोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है रुक जा मेरे छोटे भाई प्लीज मुझसे गलती हुई है, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं तेरे हर बात को मानूंगा लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दे। लेकिन चेयरमैन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से बाहर निकल जाता है और पीछे बोंग बोंग चिल्लाते रह जाता है, लेकिन चेयरमैन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता और सीधा सीधा बाहर निकलते जा रहा होता है। और बाहर आके वो बहुत ज्यादा पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी एक बंदा बोलता है बधाई हो सर, अब आप चेयरमैन बन चुके हैं। ये बात सुन के बाकी सारे बंदे भी चेयरमैन को बोलने लगते हैं बधाई हो सर, अब आप चेयरमैन बन चुके हैं। ये सारी चीजें सुन सुन के तो चेयरमैन एकदम खुशी हो चुका होता है और पागलों की तरह हंसे जा रहा होता है। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को जो कि फोन पे अपने बड़े भाई से बात कर रहा होता है और उसका बड़ा भाई ये सारी चीजें उसे बता रहा होता है। तभी बोंगो बोलता है मेरे छोटे भाई अब तेरी बारी खत्म हो चुकी है और अब मेरी बारी स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए वहाँ से चुपचाप उठ और निकल जा सन ऑफ अ बिच। ये बात सुन के तो चेयरमैन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है बहुत सारी बिल्डिंगों का सीन और फिर हम देखते हैं कि अब तक सुबह भी हो चुकी होती है। भी
तभी हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को, जो कि हमारे एमसी से बोल रहा होता है, मुझे अपनी आधी जिंदगी बितानी पड़ी इस प्लेस तक पहुंचने पे, लेकिन बस एक पल में ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगा। और इतना बोल के चेयरमैन अपने हाथ में वो नेम प्लेट ले लेता है जो कि चेयर पे पड़ा होता है और फिर बोलता है, तुम इस नेम प्लेट का अर्थ समझते हो। ये बात सुन के हमारा एमसी शॉक्ड हो जाता है। और फिर जब मैं छोटा था तब मैं इस नेम प्लेट के बारे में बहुत सारी चीजें सोचा करता था। मुझे नहीं पता था कि साधारण सी चीज के अंदर क्या चीज छिपी हुई है, लेकिन मेरे फादर इस नेम प्लेट से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हाँ, मैं पहले ही बता दूं, ये सारी चीजें हमारा मेन कैरेक्टर सोच नहीं रहा, ये सारी चीजें चेयरमैन हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा है। तभी चेयरमैन बोलता है, शुरुआत में मेरे फादर बस एक मामूली सा बिजनेस चलाते थे, कुछ खास नहीं था। लेकिन अचानक से मेरे फादर के ऊपर कुछ पॉलिटिशियंस का नजर पड़ा और उन पॉलिटिशियंस ने मेरे फादर को सपोर्ट दिखाया, जिससे मेरे फादर की कंपनी बहुत ज्यादा राइज करने लगी। इस कारण से मेरे फादर की कंपनी कोरिया के नंबर 1 कंपनी बन चुकी थी। लेकिन ये सारी चीजों के कारण मेरे फादर मुझसे दूर जाते गए, इसलिए मुझे अपने 17 साल की उम्र में अपने फादर को पाने के लिए चाकू और तलवार चलानी पड़ी। मेरे रास्ते में जो कोई आता मैं उसे काट, चीर या फाड़ डालता। मुझे पता था ये सारी चीजें गलत है, लेकिन मुझे जानना था कि आखिरकार मेरे पिता उस नेम प्लेट से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब मेरा नाम उस नेम प्लेट के ऊपर चढ़ाया गया तब मुझे पता चला कि आखिरकार मेरे फादर इस नेम प्लेट से क्यों प्यार करते थे। कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा पैसा और शोहरत मिलती थी और एक ऐसी ग्रुप की पावर मिलती थी जो कि कोरिया के अंदर नंबर 1 थी। इसीलिए मैंने भी इस नेम प्लेट को प्यार करना शुरू कर दिया। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये नेम प्लेट मेरा दूसरा रूप है। और इतना बोल के चेयरमैन अपने नेम प्लेट से सूरज की किरणों को हमारे एमसी की आंखों पे मारता है, जिससे हमारा एमसी थोड़ी देर के लिए अंधा हो जाता है। चेयरमैन एक चाकू लेके हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर देता है। फिर वहाँ पे एक घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइट का सीन, जहाँ पर चेयरमैन हमारे एमसी के पाँव के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे हमारे एमसी को थोड़ा पेन होने लगता है, लेकिन हमारा एमसी उस पेन को सह लेता है। तभी चेयरमैन बोलता है, जियोक, तुमने जिंदगी भर लॉयल रहने की कसम खाई थी, लेकिन तुम मुझ पे हाथ उठा रहे हो जो कि तुम्हें बचपन से पालते हुए आ रहा है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के दोस्तों को, जो कि इस अचानक फाइट से घबरा चुके होते हैं और हमारे एमसी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी रेड जैकेट वाला बंदा उसे रोक देता है और बोलता है, चुपचाप यहाँ बैठ के ध्यान से देखो। और फिर हम दिखाया जाता है फाइट का सीन, जहाँ पर हमारा एमसी चेयरमैन से लड़े जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी चेयरमैन के हाथ को पकड़ के उसका वेपन गिरा देता है और अपने वेपन से चेयरमैन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। तो चेयरमैन भी देख लेता है और फिर अचानक से चेयरमैन के हाथों से एक नाइफ बाहर निकलती है, जिससे हमारे एमसी का हाथ इंजर्ड हो जाता है। इससे हमारे एमसी को पेन होने लगता है, इसलिए हमारा एमसी अपने हाथ को छुड़ाता है। लेकिन तभी चेयरमैन हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, जिसे हमारा एमसी डॉज कर लेता है और फिर हमारा एमसी चेयरमैन के हाथ को पकड़ता है और उसके ऊपर मल्टीपल स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी चीज काम नहीं करती क्योंकि उसने एक वेस्ट पहना होता है। इससे हमारा एमसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन हमारे एमसी को शॉक्ड होने का समय नहीं मिलता और तभी चेयरमैन हमारे एमसी के उस इंजर्ड पाँव के ऊपर लात मारता है, जिससे हमारा एमसी पीछे हट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और फिर हमारा एमसी उसे घूरने लगता है। उसे घूरता हुआ देख चेयरमैन हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करता है। तभी चेयरमैन घूमते हुए एक और अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, फिर उसके ऊपर 2-3 कट मारता है। तभी हम देखते हैं चेयरमैन को, जो कि हमारे एमसी की इतनी रफ्तार देख के वो सोच रहा होता है, अगर ये बंदा इस रफ्तार से लड़ता रहा तो मैं बिल्कुल ही मारा जाऊंगा। और इतना सोच के हमारे एमसी को वो बंदा पकड़ लेता है और फिर उसे धक्का देके वहां से भागने लगता है, लेकिन वो देखता है कि सामने की ओर उसी के बंदे खड़े हैं जो कि उसका रास्ता ब्लॉक करके रखे होते हैं। इसे देख के चेयरमैन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर उसे हेलुसिनेशन होने लगता है। वो देखता है कि आसपास के लोग उसी की ओर घूर रहे हैं, उसका हेड ऑफ सिक्योरिटी और उसके बाकी सारे बंदे भी उसे घूरते ही जा रहे होते हैं। इस चीज से परेशान होकर चेयरमैन हेड ऑफ सिक्योरिटी से बोलता है, हेड ऑफ सिक्योरिटी, आखिरकार बोंगोंग ने तुझे कितना पैसा दिया है? मैं उसका 10 गुना ज्यादा दूंगा, नहीं 100 गुना ज्यादा दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे इस प्लेस से निकाल दे। इस बात को सुन के हेड ऑफ सिक्योरिटी अपना चश्मा ठीकते हुए बोलता है। ये बात सुन के चेयरमैन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और तभी हमारा एमसी उसकी तरफ आने लगता है, जिसे चेयरमैन नोटिस कर लेता है और पीछे हटने लगता है। तभी हमारा एमसी आते हुए बोलता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे फादर के बीच एक प्रॉमिस हुई थी और वो प्रॉमिस थी कि मैं बिना किसी चीज के तुम्हारा साथ देते रहूं। मैंने तुमसे कुछ भी चीज नहीं मांगी थी, लेकिन तुमने मेरी एक ऐसी चीज छीन ली जो कि मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब थी। बात सुन के चेयरमैन बोलता है, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए मुझे ये सारी चीजें
करनी पड़ी। और ये सारी चीजें बोलते बोलते चेयरमैन बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और पीछे भी हट रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से चेयरमैन स्कैरी फेस बनाते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता तो तुम किसी और कंपनी में ज्वाइन हो जाते, इसलिए मेरी कंपनी बर्बाद हो जाती। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मारने के बारे में सोचा था, लेकिन तुम नहीं मरे। ये बात सुन के हमारा एमसी बोलता है, तुम उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो जो कि एक आंख वाला था। वो मुझे मारने आया था, लेकिन उसने गलती से मेरी वाइफ को मार दिया, जो कि मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब थी, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने उन्हें और उनकी पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया। लेकिन मुझे पता था इस चीज के पीछे एक अकेला बंदा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और मुझे पता चल गया कि इस चीज के पीछे तुम थे, इसलिए अब तुम्हारे मारने की बारी है। ये बात सुन के चेयरमैन अपनी टूटी फूटी आवाज में बोलता है, मैं गलत था, लेकिन ये सारी चीजें मैंने कंपनी के लिए किया था। अभी हम देखते हैं चेयरमैन के पास एक गन होती है और वो बोल रहा होता है, मेरी आंखों के अंदर खून चला गया है, इसलिए मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ, बस थोड़ी सी और करीब आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से मार पाऊंगा। लेकिन तभी चेयरमैन सोचता है, ड्यूक को तो मेरे गन के बारे में जरूर पता होगा, यानी कि अब मेरे बचने का कोई भी समय नहीं है। उसके बाद चेयरमैन आसपास के बंदों को बोलता है, प्लीज उसे रोको, प्लीज उसे रोको, अगर तुम उसे रोक देते हो तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, नहीं 100 मिलियन दूंगा, लेकिन प्लीज उसे रोक दो। वाओ, 100 मिलियन अगर मुझे मिलता तो मैं तो रोकने के लिए चला जाता। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को, जो कि हीरो की तरह आगे बढ़ते हुए बोलता है, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, और मैं पहले बता दूं ये चीज मैंने ऐड नहीं की, ये चीज वाकई में वहाँ लिखी हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को, जो कि हमारे एमसी को अपनी ओर आते देख वो समझ जाता है कि अब उसकी मरने की बारी आ चुकी है। उसके बाद हमारा एमसी उसके पास पहुंचता है और बोलता है, चेयरमैन तूने मेरी वाइफ को मारा है, इसलिए अब तुझे मरना होगा। ये चीज सुन के चेयरमैन पागलों की तरह हंसने लगता है और फिर अपने पास से वो बंदूक निकालता है जो कि अपने पास छिपा रखा होता है। लेकिन तभी अचानक से चेयरमैन के गले के ऊपर अटैक होता है, जिससे चेयरमैन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है, कैसे उसने अपने फादर की नेम प्लेट को पहली बार देखा और कैसे अपने बड़े भाई को अपने फादर से शाबाशी मिलते हुए देखा, फिर अपने फादर को जाते हुए देखा। वो सिर्फ लगता था कि एक दिन ना एक दिन उसके फादर उसे जरूर प्रेज करेंगे, लेकिन वो गलत था। उसे सिर्फ अपने फादर के छाया में रह के पलने का समय मिला। उसके फादर अपने बड़े बेटों को बहुत प्यार करते थे और अपने नेम प्लेट से भी प्यार करते थे, लेकिन अपने छोटे बेटे को वो सिर्फ अपना गुस्सा दिखाते थे। से छोटा बेटा हर वक्त नाराज रहता था और अपने बड़े भाई को देख के बहुत ज्यादा जलता था। वो देखता था कि उसके फादर उसके बड़े भाई से बहुत ज्यादा हंस हंस के बात करते थे, लेकिन उससे सिर्फ गुस्से में बात करते थे। हमें दिखाया जाता है चेयरमैन को, जो कि ये सारी चीजें याद कर रहा होता है। भाई वो एक और याद को याद करता है, जहाँ पर उसने एक फिश पकड़ी होती है और उसके फादर आन के बोलते हैं, कौन वन तुमने तो एक फिश पकड़ी है, चलो घर पे चलते हैं, वैसे भी हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये बात सुन के चेयरमैन बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है उसके फादर ने उससे पहली बार ऐसे बात किया है, यानी कि चेयरमैन की पास्ट की स्टोरी कुछ ज्यादा ही दर्दनाक है, इसलिए चेयरमैन इस सारी चीजों से गुजरा है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। हमारे चेयरमैन के थॉट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर चेयरमैन सोच रहा होता है, मुझे लगता था कि वो परछाई सिर्फ मेरा रास्ता रोकने के लिए बनी है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि वो परछाई मेरे एक ग्रो करने का रास्ता भी बन सकती है। लेकिन आज क्या हुआ, आज मैं मारा जा चुका हूँ। और इतना बोलते बोलते हमारा चेयरमैन वहाँ पर निपट चुका होता है। तभी एक बंदा बोलता है, ये लो एक और कचरे का गुच्छा तैयार हो गया। ये बात सुन के हमारे एमसी को थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, लेकिन हमारा एमसी उनको बोलता है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को भी मार डालूं। उसके बाद हमारा एमसी उसे बोलता है, ठीक है तुम लोग यहाँ से निकल सकते हो, वैसे भी मैं बाद में आके तुम्हारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन होऊंगा।